Dear students and viewers, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसको लेकर 30 मार्च को हमारी संसद में काफ़ी हंगामा हुआ। बात हम कर रहे हैं एक विधेयक को लेकर, जो 130वां संविधान संशोधन विधेयक, ये 2025 में संसद में लाया गया था। ठीक है, कुछ विवाद होने के कारण इसे जेपीसी को दिया गया। फिर से इसके अभी जो बजट सेशन चल रहा है, इसमें इस मुद्दे को लेकर हंगामा विपक्ष पार्टियों ने किया। सवाल उठता है कि यह विधेयक है क्या, किससे संबंधित है, इस विधेयक में क्या क्या ऐसे मेन बिंदु हैं जिसकी चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, कुछ चीज़ों को पहले हम देख लेते हैं, पहले हम उस पर डिस्कस कर लेते हैं, तब एक एक करके सारी चीज़ों को, इससे रिलेटेड जो भी है, इसके क्या एस्पेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके प्रपोजल क्या हैं, साथ ही इस विधेयक के पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है, नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और फाइनल कंक्लूड हम क्या करेंगे। ठीक है ना। तो यह विधेयक है उन मंत्रियों के लिए, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो स्टेट में हो, या मंत्रियों का संदर्भ केंद्र में मिनिस्टर के साथ साथ प्राइम मिनिस्टर भी हैं, स्टेट में मिनिस्टर के साथ चीफ मिनिस्टर भी हैं, साथ ही जो यूनियन स्टेट टेरिटरी के जो ऑफिशियल्स हैं उनके रिगार्डिंग यह विधेयक लाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि यदि किसी भी मिनिस्टर्स या संघ शासित स्टेट के जो ऑफिशियल्स हैं उनके खिलाफ यदि 5 ईयर का एक कोर्ट द्वारा कारावास की सजा मिलती है और वो 30 दिनों तक हिरासत में हैं, तो 31वां दिन है उन्हें स्वतंत्र पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। ठीक है, इसी को लेकर के विधेयक लाया गया था। तो आइए ज़रा हम इस विधेयक का जो इंट्रोडक्शन है हम उसकी चर्चा कर लेते हैं, फिर इसका ऑब्जेक्टिव और इसके प्रपोजल को देखते हैं। तो चलिए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ये हमारा टॉपिक है 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, मेरा नाम डॉक्टर श्रीकांत तिवारी है। यदि आपको कुछ भी क्लासेस से संबंधित, हमारे यहाँ यूपीएससी बीपीएससी सारी क्लासेस होती हैं, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, आप कोई भी यदि पूछना चाहें तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसके क्या मेन चीज़ें, इस विधेयक की क्या मेन एस्पेक्ट क्या क्या है। ठीक है ना, इसके एस्पेक्ट की चर्चा करें हम तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे, साथ में इसके जो प्रपोजल है जो फ्यूचर में जब बनेगा तो प्रोविज़न का रूप लेगा, और फिर इससे क्या, इससे पहले जो भी हमारे जो कानून है, ठीक है ना, अयोग्यता को लेकर जो जनप्रतिनिधि अधिनियम है 1951 में आया था, और कुछ इससे रिगार्डिंग जो जुडिशियल जो डिसीजन है, डिक्री है, सॉरी, उसकी भी चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे इसके पॉजिटिव, इसके पक्ष में, इसके नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, और फिर कंक्लूजन क्या है। तो देखो, पहली बार 2026 में हमारे जो इस संसद का अभी जो बजट सेशन चल रहा है, इस बजट सेशन में हम बात करेंगे इसी को लेकर के। तो 130th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो बिल आया, इसको लेकर जो हंगामा हुआ उसी को लेकर के है। वैसे यह बिल जो है 20 अगस्त 2025 को हाउस ऑफ पीपल यानी लोकसभा में पेश किया गया था। जब विपक्ष ने इसकी आलोचना की तो फिर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जेपीसी को भेज दिया गया। जेपीसी का काम ही है कि वो एक सर्टेन पीरियड में उसकी एनालिसिस करे। ठीक है, अब इसकी अध्यक्ष कौन है, तो मिसेज अपराजिता सारंगी इस जेपीसी की अध्यक्ष हैं, जो जितने भी इससे रिलेटेड जो एक्सपर्ट हैं और स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे एडवाइस ले रही हैं। अभी तक मार्च 2026 तक इस विधेयक को संसद में प्रस्तुत नहीं किया गया है। ठीक है ना, आइए देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है। मुख्यतः इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला तो एक करप्शन पे कंट्रोल करना, जनता का जो पब्लिक के का जो
मतलब हमारे पॉलिटिशियन के प्रति, हमारे पॉलिटिकल गवर्नमेंट के प्रति, पॉलिटिकल जो मतलब लोगों का जो विश्वास है, जो अप्रोच है, गलत अप्रोच को बदलना और उनमें एक विश्वास को बहाल करना, एक ये है। और साथ में जो एक ये भी है कि कोई मिनिस्टर जेल में रहते हुए भी, सलाखों के पीछे रहते हुए भी वो शासन करे, तो उसको भी रोकना, इस मानसिकता को भी रोकना। अब आइए देखते हैं इसके क्या प्रपोजल क्या किया गया है। प्रपोजल ये है कि हटाने का प्रस्ताव, केंद्र में प्रधानमंत्री प्लस मिनिस्टर्स हैं, स्टेट में चीफ मिनिस्टर, अदर मिनिस्टर हैं, और अभी जो हमने चर्चा की कि यूनियन स्टेट टेरिटोरी के जो हाईली ऑफिशियल्स हैं उनसे रिलेटेड है। तो बेस क्या है इसको हटाने का? बेस इसका है कि 5 ईयर तक या इससे अधिक तक यदि उन्हें पनिशमेंट दी गई है तो फिर इस स्थिति में जो है और 30 दिनों तक वो जुडिशियली हिरासत में है तो उन्हें स्वतः पद से रिजाइनेशन देना पड़ेगा। ओके, अब इससे रिलेटेड तो अगर ये कानून बनता है तो कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कुछ अलग आर्टिकल में भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जैसे आर्टिकल 75, आर्टिकल 75 क्या है कि सेंटर में जो मिनिस्टर्स है उनका टर्म ऑफ ऑफिस है, पीरियड से रिलेटेड है कि कितने वर्ष तक का कार्यकाल है, तो उसको भी अमेंड करना पड़ेगा। ये प्रोविजन डालना पड़ेगा कि भाई कुछ इस तरह का होता है तो उन्हें हटाया जा सकता है। फिर आर्टिकल 164 जो स्टेट के मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो चीफ मिनिस्टर हो या अदर मिनिस्टर हो, उनसे रिलेटेड है। और फिर 239AA ये दिल्ली जम्मू कश्मीर से रिलेटेड जो यूनियन स्टेट टेरिटोरी है उसको लेकर के है, साथ में ये पुडुचेरी से लेकर के भी है, ठीक है ना। तो ये सारी जो है आपको इस विधेयक को लेकर के इसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा। अब आता है इसको हटाने की क्या प्रक्रिया है। जैसे सेंट्रल मिनिस्टर्स हैं, उनको हटाने के लिए प्रेसिडेंट जो है उनको 31वां दिया, 30 दिन तक वो जुडिशियल न्यायिक हिरासत में है तो 31st डे उनको स्वतः हट जाना पड़ेगा, ठीक है ना, वो अपना पद छोड़ देंगे। यही स्थिति स्टेट के चीफ मिनिस्टर और स्टेट के मिनिस्टर्स के लिए है। यही स्थिति दिल्ली के जो जहाँ जिस स्टेट में आपकी विधानसभा है, यूनियन स्टेट टेरिटोरी में, वहाँ के लिए भी यही नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। अभी 3 जगह हैं आपका, एक है पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू एंड कश्मीर, तीनों यूनियन स्टेट टेरिटोरी में उनकी अपनी विधानसभा है, ठीक है ना। हम प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर को लेकर देखें तो इनके लिए भी वही नियम है। वो भी जो है अगर वो लगातार 30 दिनों तक हैं जेल में तो उन्हें 31st डे त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो और हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात क्या रह गई है, यदि त्यागपत्र देने के बाद अगर फिर से कुछ चुनाव जीतते हैं या कुछ इस उनकी जो मतलब है उनके पक्ष में डिसीजन आता है तो फिर से वो दोबारा उनकी नियुक्ति की जा सकती है। ये सबसे महत्वपूर्ण सोचने वाली बात है कि अगर रियल में आप कुछ करना ही चाहते हो तो फिर इस प्रोविज़न को लाने का मतलब है कि एक साइकिल बन जाएगा, ठीक है ना। हम बाद में इसकी डिस्कस करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो पहले से जो कानून है वो क्या है, जैसे मान लो कि 1951 में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम है RPA, तो इसके अंतर्गत भी है कि यदि 2 साल से या इससे अधिक का कारावास होता है तो उनके चुनाव के लिए अयोग्य घोषित ठहराया जाता है। 2013 में लिली थॉमस के निर्णय में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपका दोष सिद्धि के खिलाफ अपील दायर होने पर अयोग्यता से बचने की अनुमति दी थी, ठीक है ना। और मनोज नरूला प्लस स्टेट ऑफ यूनियन इंडिया भारत संघ, इसमें भी कहा कि यदि कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति मंत्री के खिलाफ तब तक कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती जब तक यह प्रमाणित न हो जाए कि वो अपराध किया है। पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन को लेकर के भी इसने किया था यही बात की। इसमें तो सलाह दी गई थी कि भाई आप जितने पॉलिटिकल पार्टी हैं वैसे लोगों को टिकट न दें जिनकी बैकग्राउंड क्रिमिनल है, ठीक है ना। हालांकि चुनाव में आप देखिए हम उसकी भी डेटा देखेंगे कि कितना परसेंटेज बढ़ा है। चुनाव इलेक्शन कमीशन ने भी 2016 में कहा था कि भाई
कम से कम 5 ईयर का कारादंडनीय अपराध जिसके लिए तय किए गए हैं उनको चुनाव से रोका जाए। ये पहले से मतलब कुछ एडवाइस भी है, कुछ निर्णय भी है, कुछ कानून भी है। अब यदि हम बात करते हैं क्रिमिनलाइजेशन का जो ट्रेंड है उसकी बात में देखें तो आप देख रहे हैं ये हमारे जो आप देख रहे हैं ये कितने सांसद जो हैं हमारे वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। 2019 में 30 थे, 2014 में इनकी संख्या 34 हो गई, 2019 में इनकी संख्या बढ़कर आपका 41 हो गई, और अभी 2024 का जो चुनाव हुआ लगभग हम कह सकते हैं कि आपका 46 जो हमारे सांसद हैं वो क्रिमिनल बैकग्राउंड के हैं। देखा ना, तो ये ग्राफ आप देख रहे हैं बढ़ते जा रहा है। चुनाव आयोग यही कह रहा है कि जिनके खिलाफ भी इस तरह का चीज़ें हैं उनको रोका जाए। जुडिशरी ने भी वो भारत संघ के मामले में कहा था। अब आते हैं इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या है। पहला तो इसका सबसे मोरल वैल्यू जाता है, मोरल एस्पेक्ट आता है। जैसा कि नरूला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि भाई संवैधानिक ढांचे में जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आपका ये स्टेटस है उसमें अगर इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहने का मतलब है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का उसमें एक नैतिक पहलू है कि आपको जो भी है उसको रिजाइनेशन देना पड़ेगा। फिर एक ये भी है कि गवर्नमेंट को ये भी दर्शाना है कि भाई शासन एक सुशासन, जनता के मन में ये विश्वास होना चाहिए कि भाई यहाँ सुशासन की व्यवस्था है और ये आम जन में ये बात आनी चाहिए। इसके अलावा कुछ कानूनी विसंगतियाँ भी हैं, वो भी दूर हो जाएंगी। ऐसा है ना कि यह है कि जब तक दोष सिद्धि हो न जाए तब तक आयोग घोषित नहीं किया जा सकता है। ये हमारा जनप्रतिनिधित्व का अधिनियम 1951 कहता है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ जब तक कानून कोर्ट द्वारा प्रूव न कर दिया जाए तब तक उसको अपराधी नहीं माना जा सकता है। तो यहाँ पे इसको लेकर भी इसका एक निवारण हो सकता है। दूसरी चीज़ हम बात करें क्यों तो इसमें ये कह सकते हैं कि जो आपका कानूनी ये जो विसंगतियाँ इस अधिनियम के आने से दूर हो सकती हैं। लेकिन एक और भी है, एक मानक की जो अब देखो जैसे मान लो कि कोई मिनिस्टर है और कोई आम कर्मचारी है, आपका जनरल एम्प्लॉय जो है यदि वो पकड़ा जाता है अपराध के सिलसिले में तो उसको 48 आवर्स के बाद अगर वो हिरासत में है तो उसको रिजाइनेशन देना पड़ेगा या सस्पेंड कर दिया जाएगा। लेकिन मिनिस्टर में तो ऐसी बात नहीं थी। तो इससे है कि दोनों में एक विमुखता की स्थिति आ सकती है। अगर ये कानून बनता है तो सबके साथ यही नियम लागू हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आपका ये अगर हम बात करें, अब बात करें इसका विपक्ष में तय क्या है। सबसे पहले तो जो निर्दोष को की अवधारणा है कि उसको लेकर के थोड़ा सा मतलब जैसे लिली थॉमस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अयोग्यता केवल दोष सिद्धि से ही निर्धारित होती है, सिर्फ गिरफ्तार होने से कोई अयोग्य नहीं हो सकता है, ठीक है ना। चाहे हिरासत में आने से कोई अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता है। तो ये चूँकि इसलिए लोगों को फ्री कर देने की जो अवधारणा है जो अब तक जो कानून है उस पर खतरा हो सकता है। दूसरी बात है कि इसका मिस यूज किया जा सकता है इस कानून का, खास करके जो भी गवर्नमेंट है वो किसी न किसी के खिलाफ जो है अपनी जो भी सेंट्रल एजेंसियां हैं, चाहे ईडी है, सीबीआई है, इसका इस्तेमाल हो सकती है, आप इनकार नहीं कर सकते, ठीक है ना। एक शॉर्टकट भी बन जाएगा, ठीक है ना, किसी को सरकार गिराने का कि चलो भाई हटा दिए, इस्तीफा दे दिए, तो बहुत सारी चीज़ें ये प्रॉब्लम आ सकती है फ्यूचर में, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी सबसे बड़ी बात है कि मिनिस्टर को तो है कि भाई आप तुरंत 30 दिन तक हिरासत में है, 5 साल की सजा है तो 31वां दिन रिजाइनेशन देंगे। लेकिन विधायक के लिए, एमपी के लिए, उनके लिए तो ऐसा प्रोविजन नहीं है। उनके लिए तभी वही है कि जब तक दोष सिद्धि न हो जाए तब तक वो अयोग्य घोषित नहीं हो सकते हैं। तो ये एक तरह का असंगतता की स्थिति है। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि पुनर्नियुक्ति का भी इसमें अनुमति है, यानी एक बार वो दे दिया फिर रिवॉल्विंग डोर की तरह जो है फिर वो दोबारा भी चुनाव में आकर जीत करके फिर से दूसरी अपॉइंटमेंट हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें देखने से लग रहा है कि ये चीज़ें आपका मतलब ये चीज़ें हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। कंक्लूजन में हम यदि बात करें तो हम देख सकते हैं कि कंक्लूजन के लिए आपको इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात क्या हो सकती है कि एक बैलेंस होना चाहिए
चाहे वह आपका जो पहले से अधिनियम है और इसको लागू करने से। तो एक ऐसा, हालांकि जेपीसी के पास गया है मामला, जेपीसी निश्चित रूप से सारे एस्पेक्ट को टच करेगी। जो भी शिकायतें हैं, चाहे विपक्ष का हो या अदर्स हो, उस शिकायतों को जरूर देखेगी। उनको भी देख करके एक ऐसा एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है ताकि इसका मिसयूज भी ना किया जा सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ की जो रिवॉल्विंग डोर की तरह फिर से वो पुनर्नियुक्ति हो जाए, उसको भी इसके संदर्भ में भी एक बैलेंस पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। ठीक है, ये विधेयक गलत नहीं है, सही है। इस तरह की तो होना ही चाहिए जो सबके लिए एक समान प्रोविज़न हो, लेकिन इसमें एक जो मेंटालिटी है, मानसिकता है, अप्रोचेज है, दृष्टिकोण है, वो सही होने की, रखने की ज़रूरत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि सारे कानून का एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। तो आज का हमारी ये जो सेशन है, हम लोग इस टॉपिक पे, इंडियन पॉलिटिक्स के इस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस किए। हम अगले फिर किसी करंट टॉपिक पे आएंगे, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक पे। तब तक के लिए थैंक यू। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है ना, तो हम बात करते हैं नेक्स्ट में। थैंक यू।